पेज कौन सा होगा ये आज का? 218 जी, 218 पे आ जाएंगे। अच्छा, कल हमने एक दो लेसन और लिए थे कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पैराग्राफ है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पैराग्राफ है। इसमें लास्ट 3 जो पैराग्राफ है ना, उसमें से लास्ट 2 वो अनलिस्टेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके वजह लिस्टेड के लिए है। उसमें से पहला पैराग्राफ जो है उन 2 में से वो है कि जहाँ पे ऑडिटर ने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है, किसको देनी है जी? 2-4 यूनिट्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगी ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है। और आखिरी वाला पैराग्राफ है जिसमें हम कैम की बात करता है कि हम कैम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैम को डिस्क्लोज करना। हाँ, अगर हमें लगे किसी जगह लॉ मना कर रहा हूँ मैं, या हमें लगे कि इसको देने का फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है, ठीक है, इसका नुकसान जो है वो ओवरवे कर जाएगा इसके फ़ायदे को, तो हम इसको वो भी नहीं देंगे। क्लियर हो गया जी? चलें आगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद आ गया पेज 218 पे अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉइंट नंबर 10। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अब नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है। ठीक हो गया? क्यों नहीं पढ़ा रहा कि सारी मैंने आपको 3-4 मरतबा पढ़ा दी। 221 पेज पे हैं, आगे हम लोग। ये इसके पहले पैराग्राफ में कहता है इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में ये होता है कि वो ओपिनियन के अलावा भी कुछ चीज़ों पे और ओपिनियन ले लेता है। गौर से मेरी बात सुने, ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ दिया आपने? ओपिनियन पैराग्राफ में। उसके अलावा भी कुछ लॉस, कुछ ज्यूरिसडिक्शन ऑडिटर से कुछ और चीज़ों पे भी ओपिनियन मांगते हैं। वो ओपिनियन कहाँ देंगे हम? इस पैराग्राफ में। इस तरह का इन सम कंट्री, और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान की कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? ये आपने पढ़ी थी पेज 229 पे, 229 पे है। वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनकम वो जो आपके 6 की 6 स्टेटमेंट कन्फर्म विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न, फिर इन्वेस्टमेंट मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, गारंटी एक्सटेंडेड फॉर द कंपनीज बिजनेस, और ज़कात वाली बात। 4 बातें पढ़ेंगे ना हमने, उसी कंप्लाइंस भी कर ली थी हमने, इसलिए मैं आप इसको नहीं पढ़ा रहा। आप आ जाए पेज 21 पे, 221 पे। क्या करना है ये आपने? वो कहता है आपने सेपरेट हेडिंग्स देनी है इसकी। रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अलग होगा, और नीचे कहता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो आप आ जाए 232 पेज पे। रिपोर्ट ऑन ऑडिट, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एग्जैक्टली वो हेडिंग दिया हुआ, समझ गए? अब जहाँ पे ऑडिटर पे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो 2 तरह की ओपिनियन देता है ऑडिटर, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पे। हो सकता है पाकिस्तान में ही हो आप, फॉर एग्जांपल श्रीलंका जाएं, वो इन्वायरमेंट की बात करें आपसे। हो सकता है आप स्पेन जाएं, वो आपसे गो ग्रीन की बात करें, या वर्क प्लेस हरासमेंट की बात करें आपसे। हो सकता है यूएसए जाएं, वो चाइल्ड लेबर की बात करें आपसे। जो भी वहाँ का लॉ कहता है आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इस सारा सेक्शन मैंने पढ़ा दिया आपको, एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स। क्लियर हो गया? चलें जी, वापस आ जाएं पेज 218 पे। 218 पे मैं आखिरी मरतबा आ रहा हूँ। पॉइंट 11, नेम ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। नेम, ठीक है, क्या लिखा जी? नेम। फिर सिग्नेचर, एड्रेस और डेट। ये चारों चीज़ें मैंने आपको, ये तो लॉ की इसकी रिक्वायरमेंट है ना, क्या नाम है इसका, स्टैंडर्ड की। मैंने आपको लॉ का सेक्शन ही पढ़ाया था। नेम, साइन, डेट और प्लेस। नेम, साइन, डेट और प्लेस, 4 चीज़ें, ठीक है। मैं 218 पेज पे दोबारा नहीं आऊँगा अब, ठीक है। चारों मैंने डिस्कस कर ली। अब आ जाए पेज 221 पे। सबसे ऊपर क्या आ रहा है? नेम ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा, ये बड़े मज़े का है, ये बड़े मज़े का सीन है। स्टैंडर्ड की पता क्या रिक्वायरमेंट है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की। वो कहता है कि ऑडिटर का नाम देना है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑडिटर का नाम आएगा, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम आएगा इन केस ऑफ
आप देखें बोल्ड करके लिस्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अगले पैराग्राफ में क्या कहता है, वो कहते हैं हाँ अगर आपको किसी जगह पे किसी ऐसा सर्कमस्टांस हो जाए कि ये ऑडिटर का नाम लिखने से उसकी पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो जाए उसको, ठीक है, समझ गए, पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो जाए तो नाम भी ना दें, ठीक है। ये गोरों का नया स्टैंडर्ड है आईफैक के, ठीक हो गया, याद रहेगा। अच्छा, जबकि हमारा सेक्शन कौन सा है, शुरू में आता है कहीं 234 पेज पे, 234 पे भी सबसे पहले 251 सेक्शन। आगे जी आप लोग 251 सेक्शन चलें आगे। अच्छा, यहां पे ये कहता है द ऑडिटर्स रिपोर्ट मस्ट स्टेट द नेम, ठीक है, किसका, एंगेजमेंट पार्टनर का, एंड बी डेटेड एंड इंडिकेट प्लेस, ठीक है। गोरे कहते हैं कि अगर थोड़ा डर हो, सिक्योरिटी का इशू हो तो आप ना दो यार नाम, लाइफ इंपॉर्टेंट है, ये है, यही तो लाइफ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी सेक्शन 251 क्या कहता है, 251 सेक्शन कहता है नहीं, पाकिस्तानी ऑडिटर जो शेर का बच्चा, ये हर हाल में नाम देगा, ये नहीं डरता किसी से, ठीक है, बेशक टेररिज्म होगा अपने घर में होगा, MQM होगी, हम क्या करें, हमने फिर भी नाम, ठीक है। 251 सेक्शन को अगर मैं रीफ्रेज करूँ ना तो ये कहता है कि पाकिस्तानी ऑडिटर चीता है, ये किसी से अल्लाह के अलावा, ठीक हो गया, या बीवी के अलावा। अच्छा, 251 क्लियर हो गया, सेक्शन वो हमने वो भी पढ़ लिया है, क्या पढ़ा, 700 और 251 भी। 700 कहता है लिस्टेड में कंपनी में नाम देना है, ये कहता है हर हाल में नाम देना है, वो कहता है सिक्योरिटी थ्रेट है नाम ना दो, ये कहता है इसने कोई कहने का नहीं, बस देने देना ना। क्लियर हो गया, याद रहेगा। अच्छा, अब आपके पास ना ये कल स्टार केमिकल की रिपोर्ट थी, वो खोलें, कोई आप में से पेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पेज है इसका, पेज 40, 41, 40, 41 के करीब है। आगे हैं जी आप लोग, आगे हैं जी। इसकी प्रैक्टिकल चलिए नहीं है तो स्क्रीन पे आ जाए मेरे पास, ये देखें जी, द एंगेजमेंट पार्टनर ऑन द ऑडिट रिजल्टिंग इन दिस इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट इज मोहम्मद सुफियान। ऑडिट पार्टनर का नाम लिखा, मेरे इस पे ना ढूंढें, टाइम नहीं वेस्ट करें, ठीक है। ऑडिटर इज मोहम्मद, याद रहेगा, ये है नेम ऑफ द। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था अगर प्राइवेट, अगर वो है इंडिविजुअल कंपनी है तो अपने नाम पे साइन करेगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म है पार्टनरशिप के नाम पे। तो ये देखें, साइन सुफियान के नहीं आ रहे, साइन किसके आ रहे हैं, ये है लॉ की कंप्लाइंस जो हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है। और ये कोई जुपिटर मार्स पे नहीं हो रहा, ये कहाँ हो रहा है, फैसलाबाद में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया, प्लेस क्या जी, खैर लाहौर में साइन हुई रिपोर्ट वैसे, ठीक है, क्लियर हो गया, चले। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, डेट, याद रहेगा। चलें, ये सेक्शन में हमने पढ़ लिया 251, और हमने ये भी पढ़ लिया नेम ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा, उसके बाद आ गया सिग्नेचर। सिग्नेचर कहता है कि सिग्नेचर शुड बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म, या पर्सनल या बोथ, या आप स्टैंडर्ड ही कहता है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अपने नाम पे भी कर सकते हैं, फर्म के नाम पे भी, और दोनों के नाम पे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया।
लेकिन हम लॉ क्या कहता है, अगर पार्टनरशिप हमें तो फर्म के नाम पे, इंडिविजुअल है तो याद रहेगा। चलें आगे। उसके बाद क्या है, एड्रेस। एड्रेस क्या होगा? अच्छा, एड्रेस में क्या कहता है, आपने सिटी बताना है, सिटी। और किसी ऐसी जुरिसडिक्शन में जहाँ पे सिटी नहीं होते, वहाँ पे स्टेट होती है। वहाँ जैसे अमेरिका में सिटीज़ नहीं है, स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स बता दें, ठीक है। यहाँ आप क्या बताते हैं उन्हें? सिटी। तो अब जैसे लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला से कराची बताएं, इस्लामाबाद बताएं, ठीक हो गया। और आखिरी क्या है? डेट। डेट मैंने पहले पढ़ाया हो 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा पढ़ाने लगा। पहले क्या है कि आपने अपनी रिपोर्ट को डेट तब करना है जिस दिन आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ले लिए सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। पहला पॉइंट ठीक हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा कहता है ये जो डेट है ना, ये मैसेज देगी यूजर्स को कि ऑडिटर ने इस दिन तक के सब्सिक्वेंट इवेंट्स को काउंट फॉर, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स एडजस्टिंग थे उनको, और जो नॉन एडजस्टिंग थे उसको। क्लियर है? और तीसरी बात ये करता है कि ये रिपोर्ट जो है ना, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ऑथोराइजेशन से पहले नहीं हो सकती। ऑथोराइजेशन से पहले, याद रहेगा, क्यों नहीं हो सकती? अब अकाउंट्स ही नहीं बने तो ऑडिट कैसे हो गया? अकाउंट्स ही तो ऑडिट कैसे हो गया? ठीक है, कर लेंगे नहीं आदत। मैंने यहाँ से पढ़ा भी दी पूरी रिपोर्ट, मैंने आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा दी है। अच्छा, एक काम आप और भी कर सकते हैं, बड़ा मजे का। आपके पास सारा केमिकल की रिपोर्ट है, वो प्रिपेयर कर लें, प्रैक्टिकल चीज़ कर लें, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक चीज़ है उस रिपोर्ट के एंड पे ना, सारा केमिकल वाली रिपोर्ट के एंड पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है और 14 डिजिट्स और सिंबल क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स का मिला के एक कोड होता है, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का मिला के 14 डिजिट्स कोड होता है, ठीक है। 14 डिजिट्स होते हैं, ये खाली डिजिट्स में अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, कुछ कैपिटल भी होते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इसको समझ लें। ये 2020 से पहले पाकिस्तान में, 2021 से पहले सॉरी पाकिस्तान में नहीं थी। 2022 वाज द फर्स्ट ईयर जिसमें यूडीआई की रिक्वायरमेंट आई पाकिस्तान में, याद रहेगा। 2022 में फर्स्ट टाइम हमने ये यूडीएन दिए हैं। यूडीएन क्या है? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको पता होना चाहिए, कोई सरप्राइज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ऑल कोर्स में कहीं नहीं है, डिस्कस नहीं होना है, लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल रिपोर्ट में आ गया, हम भी देते हैं, मैं भी इशू करता हूँ, ठीक है। यूडी, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होता क्या, इसकी स्टोरी समझ लें ज़रा। इसके बगैर रिपोर्ट दूंगा तो मुझ पे पेनल्टीज पड़ती हैं, और रिपोर्ट में समझा दी कि इट हैज़ नेवर बीन इशूड, या उसमें आईकैप के डायरेक्टिव की नॉन कंप्लाइंस हो जाती है, ठीक है। मेरे खिलाफ आईकैप लीगल, ठीक हो गया, याद रहेगा। चलें आगे जी। अच्छा, आगे हैं, अगली बात सुन लेंगे, बनता कैसे है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई। बनता ऐसे है कि मैं अपना पोर्टल खोलता हूँ उस्मान गनी का, ठीक है, जस्ट फॉर से मैं इसका ऑडिटर हूँ, इंगेजमेंट पार्टनर हूँ। मैं अपना ऑनलाइन आईकैप का पोर्टल खोलूँगा, यूजर आईडी पासवर्ड देखिए, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने स्टूडेंट्स लॉगिन खोलते हैं, करते हैं ना, आईकैप में जाके लॉगिन करते हैं, बिल्कुल वैसे मैं करूँगा। वहाँ पे मुझ पे जब इंगेजमेंट ऑडिट्स की एक टैब आता है, उसमें जाऊँगा, कहेगा आपने क्या, मेरे को यूडीएन जनरेट करना है, ठीक है। मैं यूडीएन मतलब पोर्टल खोलूँगा, वो मुझसे पूरी डिटेल पूछता है, कंपनी का नाम क्या है, लिस्टेड अनलिस्टेड है, करती क्या है, कब रजिस्टर हुई थी, इसका कॉर्पोरेशन नंबर क्या है, फिर इसके ना मोटे मोटे से वो लेता स्टैटिस्टिक्स, इसकी सेल्स कितनी है, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, बैलेंस शीट का टोटल क्या है, करंट एसेट्स क्या है, आपके इक्विटी क्या है, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन सेलेक्टेड लेके फिर वो आपको कहता है पिन जनरेट करना है, आप कहते हैं यस, कहता है इसको रिव्यू कर लो जो इन्फॉर्मेशन दी, आप कहते हैं ओके। वो आपको ओटीपी भिजवाता है मेरे मोबाइल पे, वन टाइम पासवर्ड भिजवाता है मेरे मोबाइल पे, मैं ओटीपी वहाँ फीड करता हूँ अपनी वेबसाइट पे जाके, तो मुझे फ़ौरन मैसेज आता है
कि ये UDAN है इस कंपनी का। मैं उसको कॉपी करता हूँ अपने मोबाइल से और रिपोर्ट में एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब ICAP ने क्या किया, ICAP ने ये इन्फॉर्मेशन अपने पास ले ली है। अब अगर मैनेजमेंट 2 नंबर ही करना चाहे, वो ऑडिट रिपोर्ट तो यही लगा दे, अकाउंट्स कोई और लगा दे, अब नहीं वो कर सकती, क्योंकि अब उसने उस UDAN पोर्टल की एक्सेस दे दी बैंक्स को, SCCP को, स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, अब बैंक के पास जाती है, अब वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है, वो क्या करते हैं, UDAN डालते हैं 20 डिजिट, और ICAP की जो हमने इन्फॉर्मेशन दी होती है कि ऑडिटर कहता है मैंने इन फिगर्स पे रिपोर्ट साइन की है, वो उससे सामने आ जाती है, वो वेरीफाई कर लेता है। इससे पहले क्या होता था, बैंक हमारे पास आते थे, हम बैंक्स को रिपोर्ट इशू करते थे, क्लाइंट्स को, क्लाइंट बैंक्स में देता था या जहाँ भी देने वहाँ देता था, वो पार्टीज हमारे पास आती थी कि जी आपने इशू किए, इसको साइन कर दें, स्टैम्प कर दें, इसको ऑथोराइज कर दें, अप्रूव कर दें। हम उसको चेक करते थे, हमने की, हम कहते हैं हमने नहीं की। तो कई दफ़ा ऐसा सिनेरियो आया कि हमने बैंक को हमने क्लाइंट को और रिपोर्ट दी है, उसने बैंक को चेंज करके फोर्जरी करके कुछ और दे दिया, कई दफ़ा ऐसे हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये पहले इंडिया ने अडॉप्ट किया 1.5 साल पहले, और अब पाकिस्तान ने इसको अडॉप्ट कर लिया। याद रहेगा? ठीक है, अब आपने कहना कि यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ, ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरी बात, आप कहीं कंपनीज एक्ट में क्यों नहीं लिखा हुआ, तो एक्ट में भी नहीं है, तो ICAP का डायरेक्टिव है। ठीक है, आपकी रेलिवेंट चीज़ मैंने बता दी, याद रहेगा, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, पेज 222 पे एक रिपोर्ट है जो 700 का फॉर्मेट है, मैंने पढ़ा दिया इसको, मैं नहीं पढ़ा रहा इसको। चलें आगे जी, 701 पे आ जाए। 700 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, 700 हमारा खलास हो गया यहाँ पे। चलें आगे जी। अच्छा, 701 नया स्टैंडर्ड है। मैंने बताया कि ये पैदा हुआ था 2017 में। ठीक है, कुछ मुल्कों ने 17 में इसको अडॉप्ट कर लिया, जिसमें साउथ अफ्रीका और UK जो मुझे याद है। ठीक है, और पाकिस्तान समेत बाकी दुनिया ने 2018 में इसको अडॉप्ट किया था। अगर आप 17 की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कैम नहीं होंगे, 18 में होंगे, याद रहेगा जी। अच्छा, उसके बाद कैम है क्या, तो मैंने क्या कहा था, कैम क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कैम क्या करता है, लोगों को इंगेज कर लेता है। कैम क्या करता है, लोगों पब्लिक को लगता है अच्छा, और पब्लिक जो है ना वो समझती है कि ऑडिट काम है यार। ठीक है, आप उसको इंगेज कर लेते हैं अपने साथ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, 5.1 में है, अगर हम 5.1 में कहता है ISA डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट कैम। 701 क्या करता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलता है कि कैम से रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, पर्पस क्या है कैम का, पर्पस ऑफ द कैम इज टू इनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द, इससे लोग इंगेज हो गए ना आपके साथ, लोगों को लगा अच्छा 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 ये भी होता है, ओह ये भी करते हैं, अब ऐसे भी करते हैं ये, अच्छा ठीक है, तो इंगेज हो गए लोगों को पहले लगता है अपने ऑर्डर क्या चीज़ पता नहीं क्या काम, नहीं अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, अच्छा पैसे भी करते हैं। ठीक है, तो क्या किया, अंडरलाइन कर लें, इनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द, आगे चलें। फिर कैम की डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन मैं नहीं पढ़ा रहा, मैंने कल पढ़ा दिया आपको। चलें आगे। अच्छा, उसके बाद ऑडिटर शैल कम्युनिकेट, शैल का मतलब होता है ना आप लोगों को, कम्युनिकेट द मैटर की ऑडिट मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। नंबर 1, लिस्टेड कंपनी में लॉ स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट आ गई, और बाकी में कहा करनी जहाँ पे लॉ रिक्वायर करेगा। पाकिस्तान में लॉ कोई रिक्वायर नहीं करता, इसलिए हम लिस्टेड कंपनी के अलावा किसी में भी नहीं देते, याद रहेगा। अब इसको अगर मैं लिंक करूं कल वाले ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ था, ठीक है, वो भी ये था ना कि हम कैम देंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनलेस हमें लॉ प्रिक्लूड कर दे, या फिर हमें लगे कि कैम को जो कैम देने का बेनिफिट जो है वो लॉस से कम है। ठीक है, कैम देने के लॉस ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया, याद रहेगा जी, पक्की बात है। अच्छा, आगे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर कैम के कुछ बेनिफिट्स बताए। ठीक है, कहता है
कम्युनिकेटिंग कैम प्रोवाइड्स एडिशनल, मैंने कहा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्या है ये? ऊपर क्या कहता है? कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ जाती है, और नीचे कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कि लोगों को आप क्या करते हैं, इंटेंडेड यूजर्स के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। किस लिए? टू असिस्ट देम इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर्स। वो समझे, वो भी समझे, उन्हें पता लगे क्या होता है। ठीक है, समझ गए जी? चले आगे और 5.2 पे आ जाए। 5.2 5.3 को समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5.2 का 5.2 का पता क्या चीज़ है? इसका हेडिंग क्या है? डिटरमिनिंग कैम। कि कैम होता क्या है, कैसे डिटरमिन करना है कि कैम है, कहाँ से सिलेक्ट करना है, किसको कैम कहेंगे हम? डिटरमिनिंग। अच्छा, 5.2 का रिजल्ट ये भी हो सकता है आपके कोई कैम नहीं है, देयर इज नो कैम टू रिपोर्ट। समझ गए? देयर इज नो कैम टू कम्युनिकेट, है ही कैम ही नहीं। क्यों कह रहा है ऑडिटर? उसकी डिटर्मिनेशन के मुताबिक कोई कैम नहीं है। हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 6 हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? कैम को, अच्छा 5.3 में आ जाए, जो कैम डिटरमिन किया आपने 5.2 में, उसको क्या करना है आपने? कम्युनिकेट। कैसे लिखना है उसे, कैसे लिखना है, और आपका चैप्टर खत्म। छोटा सा स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट पेज में है तो खत्म हो रहा। ठीक है, अगर मैं कैम इसके 3 पोर्शन करूँ, 5.1 5.2 5.3, 5.1 बताता कैम होता क्या है, 5.2 कहते डिटरमिन कैसे करना है, और 3 कहते कम्युनिकेट कैसे करना है। चलें जी। डिस्क्रिप्शन भी सर इसी में आता है, 5.4 डिस्क्रिप्शन है। हाँ, वो उसके आगे लिखा हुआ है इंडिविजुअल कैम, उसमें मैं आता हूँ। ठीक है, समझ गए? नहीं आते कोई मसला, स्टैंडर्ड का आपको पूरा लेआउट समझ आ गया। अब आ जाए डिटरमिनिंग कैम। ठीक है, अच्छा डिटरमिनिंग कैम में हमने डेफिनेशन पे आए तो पहली चीज़ क्या थी? इन द ऑडिटर्स, पहली बात है उसकी जजमेंट है, जजमेंटल एरिया है, ये सब्जेक्टिव एरिया है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। हो सकता है 2 ऑडिटर बैठे, एक के कैम देना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए, उसकी जजमेंट, उसकी भी जजमेंट है। ठीक है, अभी एक कोई लेटेस्ट सीन आया है, सीट्स वाला, शायद कोई पॉलिटिकल डिसीजन था, उसमें 2-3 जज कह रहे हैं कि नहीं देनी चाहिए सीट, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, कुछ कह देनी चाहिए। वो 5-2 या पता नहीं 6-4 या पता नहीं क्या वो रेशियो चल रही जिससे वो डिसीजन हुआ ना। तो जो डिसेंडिंग वोट कर रहे हैं उनकी जजमेंट है, जो असेंडिंग वोट कर रहे हैं उनकी भी जजमेंट है। इक्वल पैरेलल जज है वो, एक जैसी प्रैक्टिस है उनकी, एक जैसा एक्सपीरियंस है, 19-20 का फर्क होता। ठीक है, तो जजमेंट हर बंदे की अपनी हो सकती है। क्लियर हो गया जी? अच्छा, सेकेंड लाइन में इसमें कहता है इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। जो अपना जजमेंट, ठीक है, उसने कहा जजमेंट तो है आपकी, स्टैंडर्ड ने क्या कहा है? जजमेंट तो है आपकी, लेकिन उसने आपको ना फिर कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उसने आपको खुला नहीं छोड़ दिया, उसने आपको कंट्रोल रखा है। उन्होंने कहा ठीक है जजमेंट आपकी है, लेकिन भाईजान ये आपने जजमेंट फॉर्म करते हुए इन चीज़ों में का ख्याल रखना है। तो पहली बात क्या है कि कैम क्या हो सकता है? 3 चीज़ें लिखी हैं उसने, ये 3 चीज़ें कैम हो सकती हैं, इसके अलावा कोई कैम नहीं होगा। इसके अलावा कोई कैम, पहला क्या है? हाई रिस्क एरिया, वो एरियाज जहाँ पे रिस्क क्या है या सिग्निफिकेंट रिस्क है, वो क्या होगा? कैम। वो क्या होगा जी? याद रहेगा। अच्छा, एक ऑडिट करने आए हम नियाग्रा मिल्स का, फॉर एग्जांपल नियाग्रा मिल्स में 4 हाई रिस्क एरियाज हैं कि चारों कैम है। ऑडिटर ने देखा इनमें किसको कैम लेके जाना है। हो सकता है 3 एरियाज हो, ओके, इनमें कोई भी कैम नहीं है, उसकी जजमेंट है। ठीक हो गया, याद रहेगा। तो
सबसे पहले कैम कहाँ से सेलेक्ट होगा, हाई रिस्क एरिया या सिग्निफिकेंट, ठीक है। दूसरा वो एरिया सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे वो एरियाज जहाँ पे ऑडिटर को सिग्निफिकेंट जजमेंट्स फॉर्म करनी पड़ी, जहाँ पे ऑडिटर को, ठीक हो गया। और जजमेंट कहाँ फॉर्म करनी पड़ती हैं, जहाँ नॉर्मली अकाउंटेंट जजमेंट नहीं होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी प्लान रिवैल्यूएशन की आपने और जजमेंटल है ना, तो आप उसको कहते हैं क्या है, मुझे क्या करना पड़ा, मुझे रिवैल्यूएशन पर रिलाई करना पड़ा, मैंने रिवैल्यू का ही चेक किया, वो चेक किया, 620 पढ़ा ना आपने सारा एक्सपर्ट वाला स्टैंडर्ड, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा पेपर में याद रखना है, कई दफ़ा क्या होता है वो एक टॉपिक पे बात करता है रिवैल्यूएशन की, या बात करता है एक्चुअल वैल्यूएशन की, या प्रॉपर्टी प्लान की, एक्चुअल की, या स्टॉक की वैल्यूएशन की। आप स्टॉक में घुस जाते हैं, आप किस में घुस जाते हैं, स्टॉक में। हालांकि आप रिलाई किस पे करते हैं, एक्सपर्ट पे। क्वेश्चन आया था 620 का, पूरे क्वेश्चन में एक्सपर्ट का वर्ड, एक्सपर्ट का वर्ड, हम हैं वो मौशी तलूम वाले बच्चे, ठीक है। सता मुठवा पोटोहार लिखा होगा तो हमने सता मुठवा पोटोहार की बात करनी है, अदरवाइज हमने खोपड़ी इस्तेमाल, ठीक है। तो ये अपने विजिलेंट रहना है, मैं बार बार हर चैप्टर में बताता हूँ एग्जामिनर कैसे घुमाता है। पूरे क्वेश्चन में रिलेटेड पार्टी का वर्ड नहीं होगा, क्वेश्चन किसका होगा, रिलेटेड पार्टी का। एक्सपर्ट का वर्ड नहीं होगा, क्वेश्चन किसका होगा, गोइंग कंसर्न का वर्ड नहीं होगा, क्वेश्चन होगा गोइंग कंसर्न। तो आपने देखना है, हमने विजिलेंट रहना है कि कहाँ पे ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, ठीक हो गया। अच्छा पहला क्या है, हाई रिस्क एरियाज क्या है, कैम, सारे नहीं है, जजमेंट ऑर्डर की है। दूसरा क्या कहता है, जहाँ पे ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स फॉर्म की, याद रहेगा। और जजमेंट्स कहाँ फॉर्म करता है, नीचे लाइन में करता है जहाँ पे हाई एस्टिमेट्स होते हैं, जहाँ पे अनसर्टेनिटीज ज़्यादा होती हैं, वहीं पे जजमेंट फॉर्म करनी है ना। जजमेंट कहाँ करेगा ऑडिटर, सैलरी में करेगा, नहीं प्रीमियम में करेगा। प्रीमियम कितनी स्टैंड करनी है, सैलरी को तो पक्का पता है कितनी अमाउंट है। रेंट एक्सपेंस में करेगा, नहीं लीगल सूट में करेगा, लीगल केस हुआ है, क्या कर बनेगा इसका। वारंटी में करेगा, रिवैल्यूएशन में करेगा, डेप्रिसिएशन में करेगा, इम्पेयरमेंट में करेगा, एमोर्टाइजेशन में करेगा, डिफर्ड टैक्स में करेगा। समझ गए, चलें आगे जी। अच्छा आगे हैं, तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, द इफेक्ट ऑफ एन ऑडिट। इस साल कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ या कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुई, उसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ गया, उसको भी आप कह सकते हैं हाई रिस्क। ये क्या है, कैम क्या कहता है, इफेक्ट ऑन द ऑडिट, किस चीज़ का, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट अकर्ड, ठीक है। उसने ना बड़े साल से कि इस साल ना ये इवेंट भी हुआ, आप ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन होगी, आप पूरी रिपोर्ट में आगे आए थे 700 वाली, लेकिन जेहन में था कि यार ये इवेंट सिग्निफिकेंट और ये कैम में जाना चाहिए, ये कैम में। समझ, तीन बातें मैं सब बड़ी शॉर्ट कट द शोरी स्टॉर्ट। पहला क्या, हाई रिस्क एरिया, जजमेंटल एरिया और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या इवेंट अकर ड्यूरिंग द, इस जो कैम होगा ना इनमें से कोई एक होगा, इसके अलावा कैम नहीं उसका। हाँ ये उसका है, आप कहें कि 4 रिस्क एरिया थे, मैं समझता हूँ 2 कैम है, ये 2 सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, इसमें से 1 कैम है, ये दोनों कैम है। और यहाँ में भी जजमेंट फॉर्म करनी पड़ी, ये भी कैम है। हो सकता है एक पेपर में आप एक क्वेश्चन में या एक ऑडिट में आपके 5 कैम्स हैं, ये क्या आपकी जजमेंट सिलेक्ट कहाँ से होगा, इन 3 में से, रिस्क, जजमेंटल एरिया और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। ये सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन होती है, रॉ मटेरियल खरीद लिया, बिजली का बिल पे कर दिया, लेबर को सैलरी दे दी, क्या है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, क्या है सिग्निफिकेंट इवेंट, क्या चीज़ है, फायर हो गई, छोटी सी फायर लगी, 2 कागज जल गए, क्या सिग्निफिकेंट फायर होगी, ठीक है। अनइंश्योर्ड स्टॉक, अनइंश्योर्ड एसेट से जल गए, और क्या ट्रांजैक्शन होती है,